सभी को एक बार पुनः स्वागत करता हूं और हम लोग बात कर रहे हैं मिशन जेपीएससी मेंस 2024, जिसमें हम लोग अभी सीरीज वाइज पेपर 5 में हम लोग बात कर रहे हैं। और पेपर 5 में मैं ग्रुप ए का जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय, इसी टॉपिक पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय को जो हम लोग देखेंगे वो मैं ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय आय को हम लोग 4 भागों में बांट करके देखेंगे। एक तो आय का चक्रीय प्रभाव, दूसरा है राष्ट्रीय आय लेखांकन, तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा और चौथा पार्ट है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। आज जो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग जो अभी बात करेंगे वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। यानी हम लोग अभी पहुँच चुके हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा, यानी इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसको जानने के पहले, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें जो जानकारी प्राप्त करनी है वो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, पहला पाठ हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय की परिभाषा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जब भी बात करते हैं तो दो तरह की हम लोग बात करते हैं। एक हम लोग चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और दूसरा आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय। ये दूसरी बातें देखेंगे और तब तीसरे हम लोग जब देखेंगे और वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। यहाँ हम लोग देखने के पहले हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, एक होता है बाजार कीमत और दूसरा होता है साधन कीमत। ये बाजार कीमत और साधन कीमत जब भी आएंगे, मार्केट प्राइस पर हम लोग नेशनल इनकम और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो ये क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग को देखना अच्छी तरीके से होगा। तो ये जो मेरा थर्ड, अब आज जो हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग इस पर हम लोग पहुंच चुके हैं और वो है आपका राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को हम लोग कितने भागों में बांट करके देखेंगे? 3 भागों में बांट करके देखेंगे। तो एक बार अगर आपको कभी भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छी तरह से समझना है तो ये 3 पार्ट ए, बी और इस सी तीनों को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा। चलिए हम लोग आते हैं, जो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे समझने के लिए वो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। देखिए, थोड़ी इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप आइएगा तो देखिए, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन उस देश की राष्ट्रीय आय से किया जाता है। यानी अगर किसी भी देश के आर्थिक विकास को, किसी भी देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन अगर करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी राष्ट्रीय आय, किसी भी देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय के द्वारा हम किसी भी देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय है कि जो मात्रा होगी, राष्ट्रीय आय की मात्रा तथा वितरण पर ही देश का आर्थिक प्रगति निर्भर करता है।
निर्भर करता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का अगर हमको मूल्यांकन करना है तो हमको राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो राष्ट्रीय आय की मात्रा तथा वितरण है उस पर ही देश का आर्थिक प्रगति निर्भर करता है। इसीलिए देखिएगा, इसलिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे विकासशील या अविकसित देश कहते हैं। अब देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन अगर हमको करने में कौन मदद करती है? राष्ट्रीय आय मदद करती है। राष्ट्रीय आय की मात्रा तथा वितरण पर ही देश की आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। इसीलिए जिस देश का आर्थिक राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं, और वैसा देश जिसकी राष्ट्रीय आय कम होती है उसे हम लोग विकासशील या अविकसित या कभी कभी हम लोग अल्प विकसित देश भी कहते हैं। आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, जब हम लोग ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो विकासशील, अविकसित और अविकसित में हम लोग अंतर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आप इतना समझिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसे हम लोग विकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसे अल्प विकसित, अविकसित या विकासशील देश के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से दिया है। इनकी जो परिभाषा है उसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट करके देखते हैं। एक तो उत्पादन संबंधी परिभाषा यानी उत्पादन संबंधी परिभाषा, दूसरा परिभाषा है उपभोग संबंधी परिभाषा यानी डेफिनेशन बेस्ड ऑन कंजम्पशंस, और तीसरा जो है आपको उसको कह सकते हैं व्यय संबंधी परिभाषा। देख लीजिए, 3 तरीके से हम लोग इसको परिभाषा देते हैं। एक तो आपका हो गया उत्पादन संबंधी परिभाषा, उपभोग संबंधी परिभाषा और व्यय संबंधी परिभाषा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से दी है, और उनकी जो परिभाषा है उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो है उत्पादन संबंधी परिभाषा, उपभोग संबंधी परिभाषा, और तीसरा है जो कि आपको व्यय संबंधी परिभाषा। इस उपभोग संबंधी परिभाषा को आप आय संबंधी परिभाषा भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इन 3 तरीके से परिभाषा इनको देने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहला जो है उत्पादन संबंधी जो परिभाषा है, इसके प्रतिपादक हैं मार्शल। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का जो उत्पादन संबंधी परिभाषा का प्रतिपादन किया है वो कौन है? प्रोफेसर मार्शल। उपभोग संबंधी परिभाषा जो है वो है आपको फिशर। उपभोग संबंधी परिभाषा किसने दिया था? फिशर ने। और आय संबंधी जो परिभाषा है वो दिया था आपको प्रोफेसर पीगू के अनुसार, यानी जिसे मुद्रा के रूप में मुद्रा संबंधी मापा जाता है तो उसे किसने दिया था? पीगू ने। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, उत्पादन संबंधी परिभाषा देने वाले कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। उपभोग संबंधी जो परिभाषा है वो है आपको फिशर, और मुद्रा संबंधी जो परिभाषा दिया था यानी मुद्रा को जिसने आधार माना था वो कौन है? प्रोफेसर पीगू।
तो ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए। अब हम तीनों की डेफिनेशंस को देखते हैं। पहला डेफिनेशन जो है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या दिया है, देखिए। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि देश के प्राकृतिक साधनों पर, ध्यान दीजिए, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रत्येक वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उन सभी का योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा, किसी भी देश के प्राकृतिक साधनों पर उस देश में पाए जाने वाले जो भी श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर एक प्रत्येक वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एवं सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, और उसके उत्पादन के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं इसको, कैसे, इनका डेफिनेशन क्या है, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रत्येक वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और उन सभी का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो देखिए, जो उत्पादन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है उसको हम लोग उत्पादन संबंधी परिभाषा कहते हैं। प्रोफेसर पीगू के अनुसार तो इसने, कभी भी क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा का आधार किसे माना था, मुद्रा को माना था। ये चीज़ हमेशा याद कीजिए। तो उसने किस तरह से उनकी परिभाषा जो उन्होंने दिया था उसे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय जिसमें विदेशों से भी प्राप्त आय सम्मिलित रहती है का एक भाग है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है का एक भाग है, जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इसको समझना है। अगर हम लोग मार्शल और पीगू की परिभाषा को देखें तो अगर मान लीजिए एक किसान है, किसी देश में एक किसान रहता है, वो 500 केजी गेहूं का उत्पादन करता है। एकदम सामान्य भाषा में सामान्य अर्थों में इसको कैसे साधारण शब्दों में इसको समझ सकते हैं। एक किसान जो है, किसी देश में केवल एक किसान रहता है और वो 500 केजी गेहूं का उत्पादन करता है। 1 केजी गेहूं का जो कीमत है वो 10 रुपया पर केजी है, 10 रुपया है, ठीक है। यानी प्रति केजी गेहूं का जो प्राइस है वो है 10 रुपया। अगर मान लीजिए ये जो किसान है 200 केजी
स्वयं उपभोग करता है। ध्यान दीजिएगा, स्वयं उपभोग करता है। तो ऐसे में वो मार्केट में केवल कितना बेच पाएगा? 300 केजी ही बेच पाएगा। तो 300 केजी इंटू 10 इक्वल टू 3000 रुपया अगर होता है, तब यहाँ देखिए मार्शल के अनुसार ये जो उत्पादन होता है, इस समस्त उत्पादन को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिए। लेकिन पीगू के अनुसार क्या शामिल होगा? केवल 3000 होगा, क्योंकि इसी को हम लोग मुद्रा के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, जो कि मनी के टर्म में दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए पीगू के अनुसार क्या कहा? राष्ट्रीय आय की परिभाषा का आधार उसने मुद्रा को माना, और वह किसी भी देश की वास्तविक आय, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है, का एक भाग है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी जो मुद्रा के रूप में जिस भी उत्पादन को हम लोग व्यक्त कर पा रहे हैं, वही राष्ट्रीय आय होगा प्रोफेसर पीगू के अनुसार। अब हम लोग आते हैं प्रोफेसर फिशर के अनुसार। प्रोफेसर फिशर के अनुसार, अब देखिए प्रोफेसर फिशर क्या कहते हैं। इनका कहना है राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय में केवल वे ही सेवाएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वह भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा? राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वे सेवाएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वह भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो अथवा मानवीय वातावरण से ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वे सेवाएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने क्या किया? प्रोफेसर फिशर ने उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार माना, या राष्ट्रीय आय में परिभाषा देने के लिए इसने उपभोग को आधार माना। अब हम लोग अभी देखे थे कि एक किसान, ध्यान दीजिए, एक किसान अगर मान लीजिए 500 केजी गेहूं का उत्पादन करता है, 500 केजी गेहूं का उत्पादन करता है, और बाज़ार में इसका जो कीमत है, बाज़ार में इसका जो कीमत है 10 रुपया प्रति केजी है, और किसान स्वयं उपभोग करता है अपने गेहूं उत्पादन का, अगर 200 केजी स्वयं उपभोग करता है, तो बाज़ार में वो कितना बेचता है? बाज़ार में सिर्फ 300 केजी बेचता है। बाज़ार में कितना बेचता है? सिर्फ 300 केजी बेचता है। अगर हम लोग राष्ट्रीय आय की परिभाषा की बात करें, तो ये 500 केजी जो उत्पादन करता है, ये समस्त राष्ट्रीय आय का भाग बन जाएगा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। जबकि पीगू के अनुसार की बात करें तो 300 केजी इंटू 10 यानी आपको 3000 रुपया, चूँकि मार्केट में दिखाई पड़ रही है, मनी के टर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये 3000 रुपया उसका जो मूल्य होती है, ये राष्ट्रीय आय होगी। जबकि अगर मान लीजिए फिशर की बात करें, तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए उसको 3000 रुपया किसान को आय की प्राप्ति हुई, किसान को 3000 रुपया आय की प्राप्ति हुई, तो अगर इनमें से वास्तविक रूप से उपभोग व्यय के रूप में वो जितना खर्च करता है,
वो राशि क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम का पार्ट होगी। यानी सिंपल भाषा में समझिए, राष्ट्रीय आय वह राशि है, वह मुद्रा है जिसका उपयोग कोई भी उपभोक्ता अगर अपने उपभोग में कर पाता है, उस राशि का वह भाग जिसे उपभोग के रूप में व्यक्त करता है, खर्च करता है, व्यय करता है, वही राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक जनरल डेफिनेशन देते हैं, तो हम लोग क्या देंगे, उपरोक्त सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात, उपरोक्त सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है, इस प्रकार दिया जा सकता है। क्या है परिभाषा हो सकता है, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती है या राष्ट्रीय आय है। ओके, ये एक जनरल आप डेफिनेशन आप इसको दे सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा को हमको देखना है, लेकिन राष्ट्रीय आय की अवधारणा को जानने से पहले राष्ट्रीय आय क्या है ये जानना जरूरी था, इसीलिए इसको हम लोग को देखना आवश्यक था, जिसे हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय आय जब भी बात करते हैं तो दो तरीके से बात करते हैं। एक तो देखे होंगे आप लोग, मिला होगा, एक तो है आपका मौद्रिक राष्ट्रीय आय और दूसरा है वास्तविक राष्ट्रीय आय। पहले इस शब्द को समझिए। मौद्रिक राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, और वास्तविक राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। अब देखिए, एक तो है मौद्रिक राष्ट्रीय आय, दूसरा है वास्तविक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक राष्ट्रीय आय को हम लोग कहते हैं चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, और वास्तविक राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, और इसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। तो ये एनवाई मतलब नेशनल इनकम है। इंग्लिश के टर्म भी आप लोग को जाननी चाहिए कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और वास्तविक, स्थिर कीमत को कभी कभी हम लोग वास्तविक कीमत पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो देख लीजिए, ये नाम तो शब्दों को जो ये है डिफरेंस है, शब्द को अलग अलग आ रहा है लेकिन उसका मीनिंग सेम है। मौद्रिक राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय या नॉमिनल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय या वास्तविक कीमत पर राष्ट्रीय आय, इंग्लिश में उसको कहते हैं रियल नेशनल इनकम। ये क्या है इसको पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें आर्थिक शब्दों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आर्थिक शब्दों की जो मीनिंग है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी हम लोग आगे उसकी अवधारणा को, नेशनल इनकम की जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय या मौद्रिक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक राष्ट्रीय आय या चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार
मूल्यों पर मापा जाता है। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय या वर्तमान वर्ष के मूल्य पर राष्ट्रीय आय या हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय या वर्तमान वर्ष के मूल्य पर राष्ट्रीय आय या मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल में समझेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय या वास्तविक मूल्य पर राष्ट्रीय आय, या इसको हम लोग कभी कभी आधार वर्ष का राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ये सभी एक ही है, चाहे आप स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहिए या वास्तविक मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहिए या आधार वर्ष का राष्ट्रीय आय कहिए, ये एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, जब राष्ट्रीय आय को किसी आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है, आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है, तो इसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय या वास्तविक मूल्य पर राष्ट्रीय आय या आधार वर्ष का राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए सिंपल है, अगर हम लोग जब भी नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम लोग इसमें राष्ट्रीय आय की गणना किस में करेंगे, प्रचलित मूल्य या वर्तमान मूल्य पर इसकी गणना करेंगे। जबकि जब भी हम लोग रियल नेशनल इनकम की बात करेंगे, रियल नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें हम लोग आधार वर्ष या स्थिर मूल्य या स्थिर वर्ष के आधार पर, स्थिर वर्ष के मूल्य के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम को गणना करते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंट यही है। अब कभी कभी क्वेश्चंस आता है, कभी कभी आपको ये मन में आता होगा कि दोनों में क्या अंतर है, या एक पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हम लोग हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग वर्तमान वर्ष या प्रचलित मूल्य पर राष्ट्रीय आय और आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय की हम लोग बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, हम लोग उत्पादन या जो मात्रा है उसको लेते हैं। हम लोग 2005-06 और 2023-24 का उत्पादन को हम लोग लेते हैं। इस तालिका को पहले समझिए। उसी तरह से कीमत जिसे हम लोग रुपीज़ में लिए हैं, ये भी 2005-06 और 2023-24 की हम लोग बात करते हैं।
एक हम लोग देखेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम और दूसरा हम लोग देखेंगे रियल नेशनल इनकम। तो ये चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम और इधर लिए हैं हम लोग रियल नेशनल इनकम। अब देखिए, तीन, अगर मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें आपको तीन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। पहला है आपको गेहूं, फिर आपको है कलम, पेन, और ये है आपको पाव, रोटी या ब्रेड। गेहूं जो है केजी में उत्पादन हो रहा है, ये पीस में उत्पादन हो रहा है, और ये पैकेट में उत्पादन हो रहा है। अगर 2005-06 की बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं गेहूं का उत्पादन 2000 केजी और कलम का उत्पादन 5000 पीस और पावरोटी या ब्रेड का उत्पादन 1000 पैकेट हुआ। 2023-24 में अगर देखते हैं तो गेहूं का उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कलम का उत्पादन 5200 पीस हुआ और ब्रेड का उत्पादन 110 पैकेट हुआ। 2005-06 की बात करें तो जो कीमत था वो 6 रुपया प्रति केजी था। पेन का कीमत 5 रुपया प्रति पीस था और ब्रेड का उत्पादन ब्रेड का प्राइस 10 रुपया प्रति पैकेट था। अगर आप यहाँ देखिएगा तो 2023-24 में अगर कीमत की बात करें तो ये 7 रुपया पर केजी हो गया, ये 4.5 रुपीज़ पर केजी पर पीस हो गया। पेन जो है 4.5 रुपीज़ पर पीस हो गया, और ये जो हो गया आपको 15 रुपया प्रति पैकेट ब्रेड का प्राइस हो गया। अगर आप देखिएगा यहाँ नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या होगा। नॉमिनल जीडीपी जब भी हम लोग निकालेंगे चालू कीमत पर, ये ध्यान दीजिएगा, चालू कीमत पर, और ये क्या होगा आधार वर्ष पर। अगर हम लोग आधार वर्ष यहाँ मानते हैं या जिसको हम लोग आधार वर्ष या जिसको स्थिर कीमत जिसको मान रहे हैं वो कौन सा वर्ष मान रहे हैं। अगर 2005-06 को हम लोग आधार वर्ष मानते हैं तो रियल नेशनल इनकम की अगर बात करेंगे तो देखिए 2005-06 में 6 रुपया पर केजी था और 2023-24 में 2000 केजी का उत्पादन हुआ था, तो ये तो हो जाएगा मेरा 12,000। 2005-06 में 4 रुपया प्रति पीस था, लेकिन 5200 उत्पादन हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 20,800 हो जाएगा। वहीं 2005 में 10 रुपया प्रति पैकेट ब्रेड का कीमत था, तो 110 पैकेट का उत्पादन होगा तो ये 1100 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं अगर चालू कीमत की बात करें तो चालू कीमत यानी उस वर्ष का प्राइस लेंगे तो 2023-24 में 7 रुपया पर केजी हो गया। गेहूं का उत्पादन 2000 था तो ये हो जाएगा मेरा 14,000। उसी तरह से 4.5 रुपया प्रति पीस कलम का दाम था, तो हमने कितना पीस उत्पादन किया, 5200 उत्पादन किया, तो ये हो जाएगा 23,400। और अगर 15 रुपया प्रति पैकेट प्राइस हो गया था ब्रेड का, तो 110 पैकेट हम लोग उत्पादन किए थे, तो ये कितना हो जाएगा 1650 रुपये। अगर आप देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग दो 2005-06 में अगर देखेंगे, 2005-06 में अगर हम लोग देखेंगे तो गेहूं से कितना नेशनल इनकम हो रहा है हमारा, क्योंकि 2000 केजी उत्पादन हुआ और 6 रुपया प्राइस था, तो ये तो हो गया 12,000, कोई दिक्कत नहीं। उस समय 2005-06 में 5,000 पीस पेन का उत्पादन हुआ और 4 रुपया कीमत था, तो ये तो हो जाएगा 20,000। और 100 पैकेट ब्रेड का उत्पादन हुआ था और एक पैकेट का कीमत 2005 में 10 रुपया था, तो ये हो जाएगा 1,000। तो इस तरह से 2005-06 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा
33,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको सभी को जोड़ने पर नॉमिनल नेशनल इनकम कितना आ रहा है हमारा 39050, जबकि इसको अगर आप जोड़िएगा इन तीनों को तो आपको हो जाएगा आपको 33,900। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जब भी चालू कीमत का बात करते हैं तो चालू कीमत हम लोग जब भी बात करते हैं तो चालू कीमत नेशनल इनकम निकालते हैं तो उस साल कितना उत्पादन हुआ और उस वर्ष में क्या प्राइस था उसको हम लोग लेते हैं, तो हमें नॉमिनल नेशनल इनकम या चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। आधार वर्ष में अगर जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ष का उत्पादन कितना है उसको लेते हैं, जबकि कीमत किसको लेते हैं, आधार वर्ष का कीमत को लेते हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो आधार वर्ष की कीमत के आधार पर, आधार वर्ष की कीमत के आधार पर मेरा जो राष्ट्रीय आय है वो कितना हो रहा है 33,900 हो रहा है, जबकि चालू कीमत पर जो मेरा राष्ट्रीय आय हुआ 39,050 रुपया हो रहा है। अब यहाँ इसकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है सो देख लीजिएगा। जब भी हमको किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक विकास का पता करना है तो हमें आधार वर्ष को लेना पड़ता है। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर हम लोग देखते हैं 2005-06 में भारत की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय कितना था 33,000 है, जबकि आधार वर्ष के आधार पर 2023-24 में राष्ट्रीय आय कितना हो जा रही है 33,900, यानी कितना वृद्धि हुआ है, मात्र 900 रुपया वृद्धि हुआ है, 900 रुपया वृद्धि हुआ है। जबकि चालू कीमत पर अगर 2023-24 में देखेंगे राष्ट्रीय आय तो कितना हो जाता है 39,050 रुपया हो जाता है, यानी आप समझ सकते हैं लगभग 6,000 रुपया की बढ़ोतरी होती है। जबकि अगर देखा जाए तो 6,000 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि उत्पादन तो मेरा स्थिर है। देखिए गेहूं का उत्पादन स्थिर है, जबकि कलम में भी मामूली 200 पीस की वृद्धि हुई है और पावरोटी भी मात्र 10 पैकेट बढ़ा है। तो उत्पादन बहुत तेज़ी से वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो ये मेरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि महसूस हो रही है, दिखाई पड़ रही, जो 6,000 का वृद्धि दिखाई पड़ रही है, ये जो 6,000 का वृद्धि यहाँ दिखाई पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ कीमत में वृद्धि के कारण है। अतः हम लोग मतलब कह सकते हैं कि ये रियल जो आर्थिक विकास है, वास्तविक आर्थिक विकास को ये व्यक्त नहीं करता है, सिर्फ कीमत वृद्धि के कारण ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हमें जब भी राष्ट्रीय आय की किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक विकास का पता लगाना पड़ता है तो हमें आधार वर्ष को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मन में आपका क्वेश्चन हमेशा कभी कभी पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो देख लीजिएगा दोनों में क्या अंतर है। एक तरफ हम लोग देखते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम और दूसरा तरफ हम लोग देखते हैं रियल नेशनल इनकम। अब यहाँ ध्यान देना है सभी को, बार बार मैं यहाँ शब्द का प्रयोग जो कर रहा हूँ, ये नॉमिनल नेशनल इनकम मतलब आप लोग को समझना है कि क्या होता है। इसी को कहते हैं चालू कीमत या वर्तमान कीमत पर राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। और ये क्या है, रियल जब भी बोलेंगे तो आधार वर्ष या स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए पहला अंतर जो हम लोग करते हैं वो है ये जो नॉमिनल नेशनल इनकम है ये कैसे परिवर्तन होता है, ये कीमत में परिवर्तन और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन दोनों से प्रभावित होता है। यानी नॉमिनल नेशनल इनकम कीमत में परिवर्तन या उत्पादन में परिवर्तन या दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होता है, जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय या आधार वर्ष पर जो मेरा राष्ट्रीय आय होता है वह केवल उत्पादन में परिवर्तन से प्रभावित होता है। यानी आधार वर्ष का जो इनकम है या वास्तविक राष्ट्रीय आय है
वो केवल उत्पादन में परिवर्तन से प्रभावित होता है, जबकि नॉमिनल नेशनल इनकम या चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कीमत में परिवर्तन और उत्पादन में की मात्रा में परिवर्तन दोनों से प्रभावित होता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर अगर हम लोग देखेंगे, दूसरा अंतर जो है, किसी भी विकासशील देश के आर्थिक विकास का सूचक, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को नहीं माना जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है वो स्फीति के कारण हो रहा है, कीमतों में तेजी से वृद्धि के कारण हो रहा है। इसीलिए विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सही माप करने के लिए हम लोग चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को नहीं लेते हैं, जबकि वास्तविक जो राष्ट्रीय आय हुआ है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का सही सूचक माना जाता है। यानी ये आर्थिक विकास का सही सूचक नहीं माना जाता है और ये आर्थिक विकास का सही सूचक माना जाता है वास्तविक राष्ट्रीय आय। तीसरा जो हम लोग अंतर करते हैं वो है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की तुलना, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की तुलना आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय से नहीं की जा सकती है। यानी चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय की है उसकी तुलना हम आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय से नहीं कर सकते हैं, जबकि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की तुलना, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की तुलना आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय से की जा सकती है। अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो तीसरा पॉइंट है इसको यहां समझिए। देखिए, ये जो मेरा स्थिर कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है ये वाला देखिए, यहाँ जो आपका राष्ट्रीय आय मिला, ये जो 33 ये दिखाई पड़ रहा है, इसकी तुलना हम ये 2005 के जो 33,000 इससे हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है इसकी तुलना हम इस 33,000 से नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसी को तीसरा बात यहाँ कह रहा है। जो थर्ड डिफरेंस बता रहा है वो क्या है कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की तुलना आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय से नहीं की जा सकती है, जबकि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की तुलना आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय की तुलना या वास्तविक राष्ट्रीय आय से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तीन बेसिक अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं और वो है आपको किस तरह से चालू कीमत पर जो हमें राष्ट्रीय आय की है उसे हम कैसे स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में बदल सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी अगला जो हमारा समझने की बात है वो है चालू कीमत पर
राष्ट्रीय आय का स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। हम लोग कैसे नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में बदल सकते हैं, उसी को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो कैसे बदल सकते हैं? सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, या आधार वर्ष के आधार पर नेशनल इनकम भी कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? ये तीनों का फॉर्मूला है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कीमत सूचकांक इंटू 100, या आप इसको कह सकते हैं मौद्रिक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कीमत सूचकांक इंटू 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब यहाँ एक टर्म आ रहा है मौद्रिक राष्ट्रीय आय, तो पता है क्या है? जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग चालू कीमत के आधार पर करते हैं तो वही मौद्रिक राष्ट्रीय आय है। कीमत सूचकांक एक नया टर्म आ गया। ये कीमत सूचकांक क्या है देख लीजिए। कीमत सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स क्या है? जब दो समयावधियों के दौरान कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, दो समयावधियों के दौरान कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उसे ही कीमत सूचकांक कहते हैं। यानी कीमत सूचकांक क्या है? दो समयावधियों के दौरान कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को हम लोग कीमत सूचकांक कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं इसको। दो समयावधियों के दौरान कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कीमत सूचकांक कहा जाता है। और ये जो कीमत सूचकांक है इसे हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी कीमत सूचकांक को हमेशा परसेंटेज में, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे चालू कीमत के आधार पर जो राष्ट्रीय आय है उसको कैसे हम लोग आधार वर्ष या वास्तविक राष्ट्रीय आय में बदल सकते हैं, उसे हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए वर्ष 2001 में चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कितना है? 1000 करोड़ रुपया है। और 2024 में चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कितना हो जाता है? 2000 करोड़ हो जाता है। और कीमत सूचकांक जो है वह 2001 में कितना था? 100 था, जो 2024 में 250 हो जाता है।
यानी कीमत सूचकांक में परिवर्तन 100 से 250 हो जाता है। तो अगर हम लोग स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, मौद्रिक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कीमत सूचकांक इनटू 100। तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय कितना हो गया 2024 में, 2000 डिवाइडेड बाय 250 कीमत सूचकांक इनटू 100। तो आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 800 करोड़ रुपया क्या हो जाएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय। कितना हो जाएगा वास्तविक राष्ट्रीय आय, 800 करोड़ रुपया। लेकिन अब यहाँ देखिए क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों आर्थिक विकास का सही मापक वास्तविक राष्ट्रीय आय को माना जाता है, उसको देख लीजिए। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, 2001 में हमारा राष्ट्रीय आय 1000 करोड़ रुपया था चालू कीमत पर, 1000 करोड़ रुपया था चालू कीमत पर, जो कि 2024 में बदल करके 2000 करोड़ रुपया हो गया। तो कैसा लग रहा है, 2 गुना बढ़ गया। लेकिन जब हम लोग वास्तविक कीमत की बात करते हैं तो ये 2000 करोड़ ना होकर वास्तविक में देखा जाए तो कितना है, 2000 करोड़ रुपया ही हुआ है। यानी 2024 में वास्तविक राष्ट्रीय आय केवल 800 रुपया है, या आप कह सकते हैं आधार वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय आय 2024 में केवल 800 करोड़ रुपया है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में क्या हुई है, कमी हो रही है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी हुई है। तो इस तरह से अगर हम चालू कीमत को देख के आधार पर देख कर अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा देश का आर्थिक विकास हुआ है, जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें आय में कमी हुई है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसको ये जो 2000 करोड़ रुपये में वृद्धि दिखाई पड़ रही है क्योंकि कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है, इसीलिए ये दोगुना बढ़ा हुआ महसूस किया जा रहा है या दिखाई पड़ रहा है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कारण क्या है, कीमतों में तेजी से होने वाली वृद्धि है। इसीलिए किसी भी देश के वास्तविक आर्थिक विकास को अगर हमको मापना है तो हमें चालू कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय को नहीं ध्यान में रखना है, बल्कि आधार वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखना है, या जिसे हम लोग स्थिर कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसे हम लोग वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए और इसको नोट्स बना लीजिए। और इससे संबंधित अगर किसी भी तरह का प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में टाइप करेंगे, और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप में आप चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख कर देंगे तो मैं उसको वहाँ भी जवाब दे सकता हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए और सफल होइए।